हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो आपके पेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी हो, ना देखी हो तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है ए.ओ. ह्यूम और ऑप्शन डी है बिमल चंद्र बनर्जी। तो बताइए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी और इसे लॉर्ड डफरिन के माइंड की उपज माना जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो 1924 का कर्नाटक के बेलग्राम अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। इसके अगले साल 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। ठीक है, याद रखना। वही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने अध्यक्षता की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन की। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी की बात करें तो 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस लौट कर आए थे, इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया, इनका पहला आंदोलन था। उसके बाद इन्होंने 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन किया। उसके बाद इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन किया। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, इसीलिए इन्होंने वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को। इसके बाद 1930 में इन्होंने सावित्री अवज्ञा आंदोलन किया नमक कानून तोड़कर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था जिसमें इन्होंने करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी याद रखना। वहीं बिमल चंद्र बनर्जी जी थे, इन्होंने अपने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो मुंबई में आयोजित हुआ था। ठीक है, याद रखना। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, ऑप्शन डी है आयन मंडल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है। ठीक है, ऑप्शन बी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वही समताप मंडल है दूसरे नंबर की हमारी परत है और इस पे पाई जाती है ओजोन गैस। ठीक है, और ओजोन दिवस है हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये बात भी याद रखना। मध्य मंडल में है उसमें उल्का पिंड है, ये जल जाते हैं, ये भी याद रखना। और अयान मंडल में है जो रेडियो तरंगे टकराकर वापस चली जाती है, यानी कि रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। तो सारी चीज़ें याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो क्षोभ मंडल है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है, उसके बाद समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर अयान मंडल है, फिर बाहरी मंडल है और टोटल वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल मेसोस्फीयर, अयान मंडल आयनोस्फीयर और इसे ताप मंडल भी कहते हैं और बाहरी मंडल एक्सोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो बताइए मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है दिलीप नोंगमेथन, ऑप्शन बी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन सी है कलोदिया गोल्डिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दिलीप नोंगमेथन। जो रिसेंटली मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार है वो दिलीप नोंगमेथन को प्राप्त हुआ है मणिपुर की, तो इसकी कैपिटल है इम्फाल। ठीक है, वही जो वाहिदा रहमान है इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला है और जो कलोडिया गोल्डिन है इन्हें मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये भी याद रखना, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कलोदिया गोल्डिन को मिला है और जो हमारा वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। दिलीप नोंगमेथन को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का वे प्रथम सुल्तान कौन था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। तो बताइए दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली का वह पहला सुल्तान था जो भारत में नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आया था इल्तुतमिश, इनका दामाद था ये, फिर इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, फिर आया था बलवन। ठीक है, ये सारे जो हमारे शासक हैं वो याद रखना। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, ये
ये भी याद करना। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया था। और वहीं इल्तुतमिश की बात करें तो इन्होंने 40 दलों का एक संगठन बनाया था जिसे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इन्हें इनकी जो बीड़ा बजाते हुए सिक्के थे उन पर दिखाया गया था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक थे। दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी थे और मलिक काफूर इनके शासनकाल में थे और दक्षिण भारत को इन्होंने जीत लिया था। ये सारी चीज़ें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का कि यंग इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो बताइए जो यंग इंडिया समाचार पत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है श्रीमती एनी बेसेंट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। जो यंग इंडिया समाचार पत्र है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो 1901 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। ये भारत वापस तो लौट कर आए थे 9 जनवरी 1915 को, लेकिन उससे पहले भी आते जाते रहते थे, ठीक है। तो 1901 में इन्होंने भाग लिया था। काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इन्होंने अध्यक्षता की थी 1924 के कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन की, ठीक है। और वहीं हम बात करें श्रीमती एनी बेसेंट की, तो इन्होंने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है और ये पहली महिला अध्यक्ष थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, लेकिन विदेशी थी। अगर भारतीय पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की जिन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कलारी को जीआई टैग मिला है, ये क्या है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का जो कलारी है उसे जीआई टैग मिला है, तो ये क्या है। ऑप्शन ए है व्यंजन, ऑप्शन बी है वस्त्र, ऑप्शन सी है शहर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यंजन। जो जम्मू कश्मीर का कलारी है वो बहुत ही फेमस व्यंजन है, एक प्रकार की खीर है, ठीक है। इसे जीआई टैग मिला है। तो मैं डेली करंट अफेयर में आपको ये सब करवाती हूँ सुबह 10 बजे। अगर आपने ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एग्जाम में बेटर करने के लिए। हमारी पेट के एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होगी करंट अफेयर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे एक राज्य बना दिया गया। इसमें से धारा 370 को हटा दिया गया और यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली यहाँ की केसर को भी जीआई टैग प्राप्त हुई है, ये भी याद रखना, और कलारी को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वही बात करेंगे जीआई की, तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त किया जाता है और जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिक इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले ये 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे बड़े उद्योग मंत्रालय जो पीयूष गोयल है वो प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि टडोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इस प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बताइए जो टडोवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। जो टडोवा राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी कैपिटल है मुंबई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र की जो मुंबई कैपिटल है भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कही जाती है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और मैंने कई बार आपको रिवाइज कराया और इसकी शॉर्ट्स भी बनाई है कि भारत की केवल 6 राज्य ही हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। लेकिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जब ये पूछा था काफ़ी लोगों ने उत्तर प्रदेश बता दिया था। तो ठीक है, सही से याद कर लेना कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, ठीक है। और हमारे डेली जो हमें कम्युनिटी पोस्ट है उसमें आंसर दिया कीजिए। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और इसमें धारा 370 पहले लगी थी, अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे होंगे तो आपको 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए बिमल चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी ए ह्यूम, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो बिमल चंद्र बनर्जी थे। जाओ, कहाँ में इन्होंने अध्यक्षता की थी? मुंबई में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये इसकी स्थापना ईओ ह्यूम ने की थी और लॉर्ड डफरिन के मांडी की उपज कही जाती है। महात्मा गांधी ने 1924 के कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन की और सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही जो सरोजिनी नायडू हैं वो भारत की किसी भी राज्य की पहली बनने वाली महिला राज्यपाल हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी, याद रखना। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो बताइए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या है। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है 107, ऑप्शन बी कह रहा है 126, ऑप्शन सी कह रहा है 127 और ऑप्शन डी कह रहा है 161। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 161। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161 रही है। वहीं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 107 रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक और वर्ल्ड पीस इंडेक्स यानी कि विश्व शांति सूचकांक में इंडिया की रैंक 126 रही है और 127 है ये इंडिया की रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। तो सारी रैंक याद रखना, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 107 रही है, 126 वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड हैप्पीनेस में रही है, 127 ग्लोबल जेंडर गैप में रही है और 161 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रही है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के बारे में भी याद रखना, इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। ये 1911 में बनी थी और पहले ही भारत की कैपिटल थी कोलकाता। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, यहाँ के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री हैं अमित शाह और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है। तो बताइए, जो इंद्रधनुषी क्रांति है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन बी है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए, ऑप्शन सी है बांस उत्पादन से, ऑप्शन डी है कपास उत्पादन से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन की बात करें तो नीली क्रांति इससे संबंधित है और जो बांस उत्पादन की बात करें तो हरित सोना क्रांति ये बांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, हरित सोना क्रांति सही हो जाएगा। वहीं अगर हम कपास की बात करें तो कपास के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो वो हमारी संबंधित है व्हाइट गोल्ड क्रांति। ठीक है, तो सारी क्रांतियां एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति संबंधित है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए, बांस उत्पादन से संबंधित है हमारी हरित सोना क्रांति और कपास उत्पादन से संबंधित है व्हाइट गोल्ड क्रांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 11वें नंबर का कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कि इनमें से कोई ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र में स्थित है, तो वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए है गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तीनों राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी कैपिटल है मुंबई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र की मुंबई को भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है, ये याद रखना। यहाँ गोगामाल, तडोबा और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है बरेली, ऑप्शन डी है मेरठ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरेली। अभी रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश का बरेली जिला है वो सभी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। आगे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ 75 जिले हैं। यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक। आगे बरेली की अगर हम
वहीं यहाँ के बरेली की अगर हम बात करें तो ये सुरमा नगरी कही जाती है और यहाँ की झुमका काफ़ी फेमस है। मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी। वाराणसी को एससीओ ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। ये मंदिर और घाटों के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज संगम स्थल कहलाता है गंगा यमुना सरस्वती का और ये अमरूदों के लिए काफ़ी फेमस है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। बताइए जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। तुम्हारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। वहीं अगर हम बात करें पीलीभीत की तो पीलीभीत को बांसुरी नगरी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ 75 जिले हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र और ये अपने फैमिली फेमस है दुर्ग और महलों के लिए। यहाँ जयगढ़ पोर्ट हवा में, नाहरगढ़ पोर्ट और सिटी पैलेस वगैरह स्थित है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोजताल। यहाँ की इसे नदियों का मेगा सोया प्रदेश कहते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो बताइए जो राजस्थान है इसमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है हमारा 31, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 25। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। वहीं हमारा 80 की बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 31 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो राजस्थान में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं और ये दुर्ग और महलों के लिए फेमस है। और रिसेंटली से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनता है कि इसमें 53 जिले हो गए हैं। पहले इसमें 33 जिले थे, फिर इसमें 50 जिले हुए और अब इसमें 53 जिले हुए गए हैं क्योंकि 3 जिले जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन। ठीक है, ये तीनों जिले जोड़ दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 15वें नंबर का कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एसबीआई बैंक के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन ए है 1 साल, ऑप्शन बी है 2 साल, ऑप्शन सी है 3 साल, ऑप्शन डी है 4 साल। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 साल। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने एसबीआई बैंक के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एसबीआई की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। तो बताइए निम्नलिखित में से वो कौन सा ट्रॉफी है जिसका संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन ए है संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन बी है डूरंड कप, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप दोनों का संबंध होता है फुटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 17वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है। ऑप्शन ए है कलम का सिपाही, ऑप्शन बी है त्यागपत्र, ऑप्शन सी है गोदान, ऑप्शन डी है निर्मला। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो है वो जीवनी है। त्यागपत्र के लेखक जैनेन्द्र कुमार है, गोदान के प्रेमचंद्र जी हैं, निर्मला के प्रेमचंद्र जी हैं। इसके अतिरिक्त 2 बेलों की कथा भी प्रेमचंद्र की ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। बताइए रिसेंटली 7 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया गया है। ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, ऑप्शन सी है विश्व कपास दिवस, ऑप्शन डी है वायुसेना दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व कपास दिवस। अभी रिसेंटली 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। वहीं विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उन्हें फेजेंडा कहते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। ठीक है, विश्व कपास दिवस मनाया जाता है हर साल 7 अक्टूबर को और अगर हम बात करें वायुसेना दिवस की तो वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बताइए अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। जो अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल में स्थित है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किया जाता
जाता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, यहाँ DMK यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और यहाँ के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और 2 जून 2014 को यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। वहीं भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था जो 1953 में बना था, ये भी याद रखना। हमारा 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारे 5 क्वेश्चन और बचे हैं, हमने टॉप 25 क्वेश्चन लिए हैं। बताइएगा हमारी इस प्रैक्टिस सेट 2 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। ठीक है, तो आप एक कॉपी में लिखते रहिएगा साथ साथ में। हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है श्रीमती एनी बेसेंट। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज जो पुस्तक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1953 में इन्होंने क्या कहा था कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस लौट कर आए थे। 1924 के बेलगाम अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। इन्होंने 1942 में करो या मरो डू और डाई का नारा भी दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था और इन्होंने इंडियन स्ट्रगल पुस्तक भी लिखी थी। और इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला था, अध्यक्ष था। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सारी बातें याद रखना। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। रिसेंटली 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 21 अप्रैल, ऑप्शन बी है हमारा 23 अप्रैल, ऑप्शन सी है 24 अप्रैल और ऑप्शन डी है 29 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा 24 अप्रैल। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ था और 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज को स्टार्ट कर दिया गया था, इसलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं 29 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व नृत्य दिवस जो होता है, वर्ल्ड डांस डे, वो हर साल 29 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 23 अप्रैल को क्या मना बताया, 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक दिवस यानी कि वर्ल्ड बुक डे। याद रखना, जो विश्व पुस्तक दिवस है वो 23 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रीय पंचायती राज जो था वो स्टार्ट हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 2010 से स्टार्ट हो गया था इसे मनाना। और 29 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व डांस दिवस यानी कि वर्ल्ड डांस डे। और वहीं अगर हम बात करें 21 अप्रैल की, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ठीक है, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि WHO इस बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है। तो हमारा ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी है वॉशिंगटन DC। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिनेवा। WHO इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वहीं पेरिस की बात करें तो ये फ्रांस की कैपिटल है और हमारा जो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में ही। न्यू दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी और वॉशिंगटन DC अमेरिका की कैपिटल है और यहाँ नासा का मुख्यालय है। नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ है भारत की स्पेस और ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। आगे हमारा 24वां और लास्ट वन कह रहा है, इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन एक और बचेगा 24वां। आगे हमारा 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। विश्व मसाला कांग्रेस का जो 14वां संस्करण है मुंबई में आयोजित हुआ है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है, इसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल भी कहते हैं। श्रीनगर जो है वो जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है और ये केसर के लिए काफ़ी फेमस है, इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा।
प्रयागराज की बात करें तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्यारा शहर है, इस संगम स्थल के लिए काफ़ी फेमस है और अमरूदों के लिए भी काफ़ी फेमस है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और 25वां है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और हमने इंपॉर्टेंट सीरीज से जो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है वो जरूर देख लीजिएगा, आपके पेड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे हमने यूपी पेड के प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी देख लीजिएगा। हम शॉर्ट्स भी डालते हैं, कंप्लीट पोस्ट में आंसर भी देख लीजिए, साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। हमारा 25वां क्वेश्चन कह रहा है मिजोरम के राज्यपाल कौन है। ऑप्शन ए श्री गुलाब चंद्र कटारिया, ऑप्शन बी है फागू चौहान, ऑप्शन सी है डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू। जो मिजोरम है इसकी कैपिटल है आइजोल, यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू। ठीक है, और जबकि इसमें जो श्री गुलाब चंद्र कटारिया हैं ये राज्यपाल हैं असम के। तो आसान नहीं होता है गुलाब की तरह खिलना, तो श्री गुलाब चंद्र कटारिया हैं असम के राज्यपाल। वहीं फागू चौहान है, ये कहाँ के राज्यपाल हैं, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा मेघालय के। ठीक है, फागू चौहान, चौहान कभी घायल नहीं होते। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। असम की कैपिटल है दिसपुर, यहाँ के गवर्नर है श्री गुलाब चंद्र कटारिया। डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये मिजोरम के राज्यपाल हैं। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह करंट अफेयर वाली क्लास में सुबह 10 बजे। ना देखते हो जरूर देखा कीजिए और हमारे स्टूडेंट यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए। कम्युनिटी पोस्ट में भी आंसर दिया कीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।